मेरा नाम मोहित है। मैं एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। मेरे माता पिता ने बड़ी मेहनत से मुझे इस काबिल बनाया था कि मैं अपनी शिक्षा पूरी कर सकूं। इन दिनों मैं बच्चों को उनके घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने में व्यस्त रहता था। मेरी जिंदगी का काफी हिस्सा आवारागर्दी में बीत गया था। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं कुछ बन जाऊं, लेकिन मुझे अपने दोस्तों के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं था। बचपन से जवानी तक मैंने पढ़ाई पर खूब ध्यान दिया था, लेकिन कॉलेज में नए दोस्तों से मुलाकात हुई तो मैं उनके रंग में रंग गया। वे बिगड़े हुए थे और उन्होंने मुझे भी अपने जैसा बना लिया। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उनकी सारी उम्मीदें मुझसे जुड़ी थीं। मेरी 2 बड़ी बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी। मेरी उम्र अब 28 साल की हो चुकी थी। हमारा परिवार सुखी और संपन्न था, लेकिन अचानक हमारे घर में मुसीबतों ने दस्तक दे दी। मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे और उनकी कमाई अच्छी खासी थी। उन्होंने अपनी मेहनत से दोनों बहनों की शादी की और मुझसे भी कहते थे, मोहित, तुम पढ़े लिखे हो, अब तुम्हें नौकरी करनी चाहिए, तुम्हें मेरा सहारा बनना चाहिए। लेकिन मैं नौकरी करने से कतराता था। एक दिन फैक्ट्री में काम के दौरान पापा का एक हाथ मशीन में कट गया। इसके बाद वे बिल्कुल लाचार हो गए और घर पर बैठ गए। उनके इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। यह सब देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे अपनी आवारागर्दी छोड़ देनी चाहिए और अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। आखिर मैं नहीं तो कौन घर को संभालेगा? पापा के लाचार होने के बाद हमारे घर में कई परेशानियां आ गईं। जितनी भी जमा पूंजी थी वह पापा के इलाज में खर्च हो गई। फैक्ट्री वालों ने जितना हो सका मदद की, लेकिन कोई कब तक साथ दे सकता है? हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ घूमकर लौटा और मम्मी से खाना मांगा। मम्मी मेरी बात सुनकर रोने लगी और मेरे सामने खाली बर्तन रख दिए। मैंने पूछा, मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप यह क्या मजाक कर रही हैं? मम्मी ने रोते हुए कहा, बेटा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा अब काम नहीं कर सकते। हमारी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। घर में राशन तक नहीं बचा। तुम जवान और हट्टे कट्टे हो, अगर तुम नौकरी शुरू कर दो तो घर में कुछ पैसे आएंगे। मैं तो सुबह से भूखी हूँ। तुम्हारे पापा के लिए थोड़ा सा खाना बचा रखा है, क्योंकि उनकी सेहत खराब है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो बाजार से कुछ लाकर खा लो। मेरे पास तो इन खाली बर्तनों के सिवा कुछ नहीं है। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे पापा, जिन्होंने इतनी मेहनत से हमें पाला, कभी कोई कमी नहीं होने दी, आज जब वे लाचार थे, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं था। उसी दिन मैंने ठान लिया कि अब मुझे नौकरी करनी होगी। मैंने नौकरी ढूंढना शुरू किया, लेकिन मुझे कोई अच्छी कंपनी में काम नहीं मिल रहा था। मैं सेल्समैन की नौकरी करने को भी तैयार था, लेकिन किस्मत ने अभी तक मेरा साथ नहीं दिया था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और अपने परिवार के लिए कुछ करने का फैसला किया। मैंने 1 महीने तक सेल्स बॉय की नौकरी की थी, लेकिन दुकानदार के साथ मेरी ज्यादा नहीं बनी, इसलिए मैंने वह नौकरी छोड़ दी और वापस आ गया। फिर मैंने सोचा कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमाई करूंगा। अगर मैं दिन में कई ट्यूशन दूं तो अच्छे पैसे कमा सकता हूं। मैंने ऐसा ही शुरू किया। मैं ज्यादातर बच्चों को गणित पढ़ाता था, क्योंकि मेरी गणित बहुत अच्छी थी। मैंने मेहनत से पढ़ाना शुरू किया और मेरी मेहनत देखकर मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। तब तक मेरे पास 4 छात्र थे, जिनके घर जाकर मैं उन्हें 1-1 घंटे पढ़ाता था। लेकिन मुझे और ट्यूशन चाहिए थे। मैंने अपने आवारा दोस्तों का साथ भी छोड़ दिया, क्योंकि मैं अपने घर की बिगड़ती हालत नहीं देख सकता था। अब मैं मेहनत से पैसे कमाता और अपनी माँ को देता। माँ घर का राशन लाती, खाना बनाती और घर की सारी जरूरतें पूरी करती। मेरे माता पिता को मुझ में यह बदलाव बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, अब हमें यकीन हो गया कि तुम हमारे सच्चे बेटे हो। मेरी दोनों बहनें भी कभी कभी घर आती और मुझे देखकर खुश होती। वे कहती, मोहित, तुमने पापा का सहारा बनकर बहुत अच्छा किया। मैं अपनी बहनों को भरोसा दिलाता कि अब मैं और मेहनत करूंगा और सब ठीक कर दूंगा। मेरी ट्यूशन्स चल रही थी। एक दिन मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल उठाने पर एक महिला बोली। उन्होंने अपनी 12 साल की बेटी को ट्यूशन पढ़ाने की बात कही। मैं तुरंत तैयार हो गया। उन्होंने अगले दिन से ही मुझे अपने घर बुलाया और पता दे दिया। शायद मेरा नंबर उन्हें मेरे किसी छात्र के माता पिता ने दिया होगा, क्योंकि मैंने सभी से कह रखा था कि अगर कोई और ट्यूशन पढ़वाना चाहे
तो मुझे बताएं। मेरे पास दोपहर 12 से 2 बजे का समय खाली था, इसलिए मैंने उस समय को उनके लिए रख लिया। अगले दिन सुबह से मौसम बहुत खराब था, बारिश रुक रुक कर हो रही थी। मैं इंतजार करता रहा कि बारिश रुक जाए ताकि 12 बजे उनके घर जाऊं, लेकिन बारिश थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। फिर भी मैं भीगते हुए उनके घर चला गया, क्योंकि मैं किसी भी हाल में ट्यूशन की छुट्टी नहीं करता था। जैसे ही बारिश थोड़ी हल्की हुई, मैं अपनी बाइक पर निकल पड़ा। ठंडी हवा और बूंदों का एहसास मुझे साफ महसूस हो रहा था। मैं उस पते पर पहुंच गया और वह घर ढूंढ लिया। मैं पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन क्या करता, पेट की भूख जो थी। मुझे अभी 2-3 और ट्यूशन्स की जरूरत थी। मैंने सोचा कि इस घर में बात करके शायद 1-2 और ट्यूशन मिल जाएं, क्योंकि मेरी शाम की टाइमिंग खाली थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। 3-4 बार खटखटाने के बाद एक महिला ने दरवाजा खोला। मैं बारिश से बचने के लिए गेट के पास सटा हुआ था। दरवाजा खुलते ही मैं एकदम घबरा गया। सामने खड़ी महिला इतनी खूबसूरत थी कि मेरी नजरें उस पर टिक गईं। मैं उसे देखता ही रह गया। मेरी आंखें जैसे पलकें झपकना भूल गईं। जब उसने मुझसे बात शुरू की तो मैं घबराहट में होश में आया और शर्मिंदगी महसूस करने लगा। उसने पूछा, आप कौन हैं? मैंने बताया, आपने कल मुझे ट्यूशन के लिए कॉल किया था। वह बोली, अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने मुझे रास्ता देकर अंदर बुलाया। न जाने क्यों मैं उनके सामने इतना घबरा रहा था। इस बारिश में भी मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं बारिश में भीगते हुए उनके घर पहुंचा। मेरे गीले कपड़े देखकर वह बोली, आप तो पूरी तरह भीग गए हैं। मैंने हल्के हंसते हुए जवाब दिया, मैं समय का बहुत पक्का हूँ। बारिश थोड़ी कम हुई तो मैं घर से निकल पड़ा, लेकिन फिर भी बारिश से बच नहीं सका। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराई और मुझे अंदर ले गई। वह मुझे एक 12 साल की बच्ची से मिलाने ले गई, जिसका नाम नंदिनी था। उसने बताया, नंदिनी ने बचपन से स्कूल नहीं देखा। अब हमने उसका दाखिला स्कूल में करवाया है ताकि वह पढ़ाई के लिए तैयार हो सके, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। मैंने आश्चर्य से कहा, लेकिन आमतौर पर बच्चे तो 3-4 साल की उम्र से स्कूल जाने लगते हैं। नंदिनी को अब तक स्कूल क्यों नहीं भेजा? वह बोली, दरअसल मेरी बेटी की बचपन में तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए हमने उसका दाखिला कराने में देरी कर दी। मैंने हल्का मजाक करते हुए कहा, देरी तो बहुत ज्यादा हो गई। 12 साल का बच्चा तो सामान्यतः 4वीं या 5वीं कक्षा में होता है। मेरी बात सुनकर उसने नजरें झुका ली, जैसे कुछ छिपाना चाहती हो। मैंने नंदिनी से बात की। उसका दाखिला पहली कक्षा में करवाया गया था, क्योंकि स्कूल वाले इतने बड़े बच्चे को ऊंची कक्षा में नहीं लेते। वैसे तो पहली कक्षा भी उसके लिए छोटी थी, लेकिन वह बड़ी कक्षा की पढ़ाई नहीं कर सकती थी, इसलिए उसकी ट्यूशन की व्यवस्था की गई थी। मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया, लेकिन मैंने गौर किया कि घर में नंदिनी और उस औरत के अलावा कोई नहीं था। जब मैं नंदिनी को पढ़ा रहा था, मेरी नजरें बार बार उस औरत को ढूंढ रही थीं। मेरा मन उसे बार बार देखने को कर रहा था। वह उस कमरे के आसपास चक्कर लगा रही थी और जैसे ही वह मेरी ओर देखती, मैं नजरें फेर लेता, लेकिन मेरी आंखें बार बार उसके चेहरे की ओर खिंची चली जाती थीं। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। वह दरवाजा खोलने चली गई। शायद कोई दूसरी औरत आई थी, क्योंकि अब 2 औरतों की बातचीत की आवाज सुनाई दे रही थी। उस दिन मैंने नंदिनी को पढ़ाया और फिर अपने घर लौट गया। अगले दिन जब मैं दोबारा गया तो देखा कि घर का दरवाजा पहले से खुला था। मैं अपने समय से 15 मिनट पहले पहुंच गया था। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक दी। वही औरत आई। उसने मुस्कुराकर मुझे अंदर बुलाया। मैं उस कमरे में गया जहां मैंने पिछले दिन नंदिनी को पढ़ाया था। मुझे देखकर वह बोली, अभी तो ट्यूशन का समय नहीं हुआ, आप शायद जल्दी आ गए। नंदिनी अभी बाहर गई है। मैंने कहा, जी, आज जिस बच्चे की 2 बजे की ट्यूशन थी, वहाँ से छुट्टी की कॉल आ गई थी। मैं फ्री था, इसलिए जल्दी आ गया। उसने कहा, आप बैठिए, वह लोग जल्दी ही आ जाएंगे। मैं सोफे पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। घर में कोई और नजर नहीं आया। वह औरत दूसरे कमरे में चली गई और उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने सोचा था कि मैं इसके पीछे चला जाऊं, लेकिन फिर खुद पर काबू कर वहीं सोफे के साथ लगकर बैठ गया। कुछ देर बीती थी कि दूसरी औरत के साथ नंदिनी भी घर पर आ गई। वह शायद इस दूसरी औरत के साथ कहीं गई हुई थी। इस औरत का हुलिया देखकर लग रहा था कि यह नौकरानी है, क्योंकि इस घर की मालकिन तो अच्छे खासे कपड़े पहन रही थी
लेकिन यह दूसरी औरत बहुत साधारण कपड़े पहने थी। जब वह मेरे लिए घर के अंदर आते ही पानी का गिलास लेकर आई तो मैं समझ गया कि यह जरूर इस घर की नौकरानी होगी। अब मैं हर दिन अपनी टाइमिंग के मुताबिक नंदिनी को पढ़ाने के लिए यहाँ आ जाता था। इस बहाने मुझे उस औरत के दीदार हो जाते थे। मैंने नौकरानी को उसका नाम पुकारते सुना था। उसका नाम मधु था। उसकी बेटी भी उसकी तरह खूबसूरत थी। कुछ दिन तो घर में सिर्फ नंदिनी और मधु ही मिलती थी, नौकरानी नहीं होती थी। जब नौकरानी नहीं होती तो मैं बहाने से मधु से बात करने की कोशिश करता। कई बार मैं उससे पानी मंगवा लेता था। जब वह पानी लेकर आती और मैं गिलास पकड़ता तो उसके हाथ से मेरा हाथ छू जाता। मुझे एक अजीब सा करंट सा महसूस होता और यह एहसास मुझे बहुत प्यारा लगने लगा था। ना जाने क्यों मेरा मन करता कि मैं मधु से हमेशा बातें करता रहूं। जब मैं घर लौटता तो खुद को बहुत कोसता कि मैं उस पर इस तरह की नजर क्यों डालता हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था। मैं कई घरों में ट्यूशन देने जाता था और पहले भी कई लड़कियों से मेरा सामना हुआ था, लेकिन किसी के साथ भी मुझे वैसी आकर्षण की भावना नहीं आई जैसी मधु के साथ आने लगी थी। मधु मुझसे उम्र में 4 साल बड़ी थी और उसकी एक बेटी भी थी। जाहिर सी बात है कि उसका पति भी होगा, लेकिन अभी तक मैंने उसके पति को नहीं देखा था। वह कौन था, कैसा था, यह मुझे नहीं पता था। रात को जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता तो मेरी आंखों के सामने मधु का चेहरा घूमता रहता। ना जाने क्यों मैं उसके बारे में सोचता रहता। घर पर भी मैं खोया खोया रहता। मुझे अब रविवार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उस दिन मैं वहाँ नहीं जा सकता था। रविवार को बच्चों की छुट्टी होती थी और जब मैं मधु को नहीं देख पाता तो मेरा दिन बहुत मुश्किल से गुजरता। उस दिन भी रविवार था। मैं अपनी मम्मी के साथ छत पर बैठा हुआ था। मैं मधु की याद में खोया हुआ था। मम्मी ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ बेटा, किस सोच में डूबे हो? मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मुझे अब रविवार बिल्कुल पसंद नहीं। इस दिन मैं फ्री रहता हूँ और सारा दिन घर में बोर होता रहता हूँ। मेरा बस चले तो मैं बच्चों को रविवार को भी पढ़ाऊं। मम्मी बोली, अरे तुम तो दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लगातार ट्यूशन देते रहते हो, पूरा दिन थक जाते हो, इधर उधर भागते रहते हो। अपनी सेहत का तो ख्याल रखो। देखो तुम कितने कमजोर होते जा रहे हो। अब मैं मम्मी को क्या समझाता कि मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन जब मैं अपनी 3 बजे वाली ट्यूशन पर गया तो जैसे ही 4 बजने में 5 मिनट बाकी रहते मैं फौरन वहाँ से निकल जाता, क्योंकि मुझे मधु के घर जाने की जल्दी रहती थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो दरवाजा बजाने से पहले ही मधु ने झट से दरवाजा खोल दिया। मुझे देखकर वह हंसने लगी और बोली, आप तो इतने ही वक्त पर आ जाते हो ना, इसलिए मैं पहले ही दरवाजा खोलने आ गई थी। उसने मुझे घर के अंदर आने का इशारा किया। मैं कमरे में जाकर बैठ गया जहां नंदिनी पहले से ही बैग खोलकर तैयार थी। नंदिनी को पढ़ाते पढ़ाते 1 घंटा बीत गया। अब मुझे अगले ट्यूशन पर जाना था। आज मैं बहुत थक चुका था क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मौसम बदलने की वजह से मुझे बुखार हो रहा था। मेरी खराब तबीयत मेरे चेहरे से साफ झलक रही थी। जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो मधु ने मुझे देखा और बोली, आज आपका चेहरा बहुत उदास उदास सा लग रहा है, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने मधु को बताया कि हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वह बोली, तो फिर आप थोड़ी देर बैठकर आराम कर लो। मैंने कहा, नहीं, मुझे दूसरी जगह ट्यूशन देने भी जाना है। इस पर वह बोली, नंदिनी को पढ़ाकर थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। जहाँ आप जाने वाले हैं वहाँ फोन करके मना कर दो कि आज आप देर से पहुँचेंगे या छुट्टी कर लो, क्योंकि मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वैसे भी आज आपका महीना पूरा हो गया है, मुझे आपकी ट्यूशन की सैलरी भी देनी है। उसकी इस पेशकश पर मैं हैरान रह गया। उसने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया। नौकरानी किचन में काम कर रही थी और नंदिनी अपने कमरे में थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे इस तरह रुकने को कहेगी। मैं सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने नौकरानी को चाय बनाने को कहा और मेरे सामने आकर बैठ गई। मैंने चाय के लिए मना किया, लेकिन वह बोली, चाय पीने से आपकी थकान कम हो जाएगी। आज जब मैं उसे देख रहा था
मुझे घबराहट हो रही थी। ना जाने क्या बात थी, वह भी मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। शायद यह मेरा वहम था। मैंने कई बार उसे अपनी तरफ देखते पाया। मैं क्योंकि खूबसूरत, स्मार्ट और कम उम्र का लड़का था, मेरा पहनावा मुझ पर खूब जचता था। लड़कियां मुझे देखती तो देखती रह जाती थीं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मधु भी मेरी तरफ दिलचस्पी से देखेगी। मैं भी उसे दिलचस्पी से देख रहा था, पर उस पर ऐसी नजर डालना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोफे पर बैठे हुए 5 मिनट से इंतजार कर रहा था, लेकिन वह अभी तक मेरी सैलरी लेकर नहीं आई थी। मैं बस चाहता था कि वह सैलरी दे दे और मैं यहाँ से चला जाऊँ। मैंने इस घर में दिन में किसी मर्द को नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद उसने मेरी सैलरी लाकर दी और बोली, दरअसल दिन में इस घर में मेरी नौकरानी नंदिनी और मेरे अलावा कोई नहीं होता। मेरा पति देर रात को लौटता है क्योंकि वह दूर नौकरी करता है। शायद इसलिए आपको इस घर की खामोशी से घबराहट हो रही होगी। उसने जैसे मेरी सोच पढ़ ली थी और सफाई देने लगी। मैं शर्मिंदा सा हो गया और बोला, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अक्सर दिन में घरों में औरतें ही होती हैं। मैंने बात संभालते हुए कहा और खड़ा हो गया। वह कुछ देर तक गहरी नजरों से मुझे देखती रही, फिर बोली, आपने चाय नहीं पी? मैंने इनकार में सिर हिलाया और कहा, मैं भूल गया था। उसने मुझे फिर से बैठने का इशारा किया, लेकिन मैं नहीं बैठा। मैंने टेबल से चाय का कप उठाया और मुंह से लगा लिया। चाय ठंडी हो चुकी थी। मैंने जल्दी से पीकर कप टेबल पर रखा और थैंक यू कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी उसने मुझे रोक लिया और बोली, ऐसा करो, आज रात का खाना हमारे साथ खा लो। मैं चौंक गया। मैंने कहा, नहीं, खाने की क्या जरूरत। वह बोली, आज नंदिनी का जन्मदिन है। वह आपके बारे में बहुत तारीफ करती है, हमेशा कहती है कि मेरे सर बहुत अच्छे हैं। तो क्या आप अपनी स्टूडेंट की बर्थडे पार्टी में शामिल नहीं होंगे? उसकी खुशी के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वह आपको बहुत पसंद करती है, इसलिए मैंने आपको इनवाइट करने का सोचा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह मुझे ऐसी पेशकश कर रही थी। मुझे घबराहट हो रही थी। अपने दिल की हालत की वजह से मैं पहले ही परेशान था और अब उसकी रिक्वेस्ट मुझे और परेशान कर रही थी। मैंने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वह बोली, क्या अपनी स्टूडेंट की खातिर भी आप उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकते? उसके सवाल पर मैं खामोश हो गया। वह बहुत जिद करने लगी तो मैंने हाँ कह दिया कि मैं रात को आ जाऊंगा। मैंने शाम को 7 बजे तक अपनी सारी ट्यूशन निपटा ली थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं सबसे पहले डॉक्टर के पास गया। वहाँ से दवाई लेकर मैं अच्छे से तैयार होकर मधु के घर पहुँच गया। मुझे लगा था कि वहाँ बहुत सारे मेहमान होंगे, घर सजा हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। माहौल रोज की तरह ही सामान्य था। रात का समय था और घर में मधु, नंदिनी और उनकी नौकरानी के अलावा मुझे कोई और नजर नहीं आया। मधु का पति भी कहीं नहीं था। मैं वहां पहुंचा तो सबसे पहले मधु, नंदिनी और मैंने डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खाया। केक काटने के बाद मैंने नंदिनी को उसका जन्मदिन का उपहार दिया। वह अपने कमरे में सोने चली गई और नौकरानी भी अपने कामों में व्यस्त हो गई। यह सब देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा कि बच्ची के जन्मदिन पर उसका पिता कहाँ था। मधु मुझे हॉल में ले गई और हम सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। उससे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आज वह और भी खूबसूरत लग रही थी। उसने बताया कि उसे घर में लोगों का आना जाना अच्छा लगता है, इससे उसे अपनी जिंदगी का एहसास होता है। उसका कहना था कि वह दिन भर घर में अकेली रहती है, जिससे उसे घबराहट होने लगी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वह अकेली कैसे थी। घर में नौकरानी थी, उसकी बेटी थी, फिर भी वह ऐसी बातें क्यों कर रही थी? उसने कहा, मुझे तुम्हारा आना बहुत अच्छा लगता है। आज दोपहर भी तुमने मेरे साथ कुछ देर बात की थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे मेरा कोई अपना मेरे साथ है, इसलिए मैंने तुम्हें खास तौर पर बुलाया था। उसकी इन बातों ने मुझे हैरान कर दिया। उसे इस बात का डर नहीं था कि उसका पति कभी भी घर आ सकता है और हमें साथ देखकर न जाने क्या सोचेगा। फिर भी वह मेरे साथ देर तक हंसी मजाक करती रही, लेकिन उसका पति वापस आया ही नहीं। मैंने उसके पति के बारे में कोई सवाल नहीं किया। रात के 11 बज गए थे। अब मुझे अपने घर लौटना था। मैंने मधु को गुड नाइट कहा और घर से विदा लिया। घर पहुँचते ही मेरी मम्मी हैरान होकर बोली,
बेटा आज तुम कहाँ चले गए थे? इतनी देर से घर आए हो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम इतनी देर तक तो बाहर नहीं रहते। मुझे भी एहसास हुआ कि मैं वाकई देर से घर लौटा था। मैं आम तौर पर 7 बजे तक घर आ जाता था और अगर कहीं जाता भी तो 1-1.5 घंटे में लौट आता था। मैंने मम्मी से कहा, मैं अपने एक स्टूडेंट की बर्थडे पार्टी में गया था, वहाँ देर हो गई। कमरे में जाकर कपड़े बदलने के बाद जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मधु की हंसी मजाक वाली बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। उसके बारे में सोचकर मुझे एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। उसके साथ बात करते वक्त समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मैं उसके बारे में सोचकर खुश हो रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उसे चाहने लगा हूँ। क्या उसके दिल में भी मेरे लिए वैसी ही कोई भावना थी? यह मेरा वहम था या हकीकत, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता था कि वह भी मुझ में दिलचस्पी ले रही है, वरना वह अपने पति के घर न होने पर मुझे इस तरह न बुलाती। मैं मधु के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। मेरी मम्मी इन दिनों मेरे लिए रिश्ते तलाश कर रही थी क्योंकि वह चाहती थी कि अब मेरी शादी हो जाए। मैं कमाने लगा था और घर की जिम्मेदारियों को भी समझने लगा था। मम्मी ने मेरे लिए कई लड़कियां देखी थी, लेकिन अभी तक कोई रिश्ता पक्का नहीं हुआ था क्योंकि उन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। मुझे तो अब मधु ही अच्छी लगने लगी थी, लेकिन उसके साथ मेरी शादी संभव नहीं थी। हर रोज 1 घंटा मैं उसके घर पर बिताता था। नंदिनी को पढ़ाने के साथ साथ मधु से मेरी अच्छी खासी बातचीत भी हो जाती थी। मैंने नोटिस किया था कि जब मैं उसकी बेटी को पढ़ाने में व्यस्त होता था तो मधु मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखती थी। धीरे धीरे मेरी मधु के साथ दोस्ती हो गई थी और हम दोनों के बीच की झिझक पूरी तरह खत्म हो गई थी। मैं अब अपनी हर बात उसके साथ शेयर करने लगा था और वह भी अपनी हर बात मुझसे शेयर करने लगी थी। एक दिन जब मैं नंदिनी को पढ़ाने गया तो मैंने देखा कि मधु घर में इधर उधर टहल रही थी। जब मैंने नौकरानी से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि मधु दीदी अपने कमरे में आराम कर रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर मैंने नंदिनी को पढ़ने के लिए कहा और खुद मधु के कमरे में चला गया। मैंने देखा कि उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। मुझे कमरे में आता देख वह उठकर बैठ गई और सामने रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं भी बैठ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ आपकी तबीयत को? उसने कहा, अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा बुखार है। मैंने कहा, मगर आप चेहरे से बहुत कमजोर लग रही हैं। आपने दवाई ली या नहीं? उसने जवाब दिया, नहीं, दवाई की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, ऐसे कैसे? दवाई तो जरूरी है। तब उसने बताया, हाँ, दरअसल कल रात से मुझे बुखार है और इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया। यह कहकर उसने उदास सा चेहरा बना लिया। मैंने कहा, यह आपकी अच्छी बात नहीं है। आपने अभी तक डॉक्टर को नहीं दिखाया? आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसने कहा, हाँ, चली जाऊंगी। मैंने पूछा, कब जाओगी? कल रात से आपकी तबीयत ठीक नहीं है और अब दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। मुझे उसकी बातों पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, क्या आपके पति ने भी आपको दवाई लेने के लिए नहीं कहा? उन्होंने आपकी तबीयत नहीं देखी? उन्हें तो आपको कल रात ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। मेरी बात सुनकर वह अजीब सा रिएक्शन देने लगी। न जाने क्या हुआ, उसकी आंखें अचानक आंसुओं से भर गईं। वह डबडबाई आंखों से मेरी ओर देखकर बोली, मैं अपने पति से कैसे कुछ कहूँ? उन्हें अब किसी बात का कोई असर नहीं होता क्योंकि वह मुझसे बहुत दूर जा चुके हैं। उसके इस तरह कहने पर मैंने सवालिया नजरों से उसकी ओर देखा। मैंने पूछा, आखिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसी क्या बात हो गई? वह बोली, दरअसल मैंने तुम्हें अपनी निजी जिंदगी के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। आज मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। यह कहकर उसने थके हुए अंदाज में सिर को बिस्तर से टिका लिया और बताना शुरू किया, दरअसल मैं एक विधवा हूँ और इस घर में अकेले रहती हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे जैसे जोरदार झटका लगा। मैंने कहा, आप विधवा हैं? लेकिन आपने तो कहा था कि आपके पति रात को देर से घर आते हैं। वह बोली, हाँ, मैंने ऐसे ही कहा था। मैं पहले अकेले रहती थी, लेकिन अब मेरे साथ मेरी नौकरानी रहती है और उसकी बेटी भी। मुझे फिर से झटका लगा। मैंने कहा, मगर मैंने तो यहाँ सिर्फ आपकी बेटी को देखा है, नौकरानी की भी कोई बेटी है क्या? वह बोली, अरे नहीं नहीं, नंदिनी मेरी बेटी नहीं है। नंदिनी मेरी नौकरानी की बेटी है।
यह सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जब मैं पहली बार यहाँ आया था, उसने कहा था कि नंदिनी उसकी बेटी है, मगर अब वह हर बात को घुमा रही थी। उसने बताया कि नंदिनी उसकी बेटी नहीं है। जब वह यहाँ आई थी तो पूरी तरह अकेली थी। उसे किसी के साथ की जरूरत थी, इसलिए उसने इस नौकरानी को रख लिया। नौकरानी अपनी बेटी को साथ लाई थी। वह गरीब थी, इसलिए मधु ने सोचा कि नौकरानी की बेटी को पढ़ाए लिखाए। इसी सोच के साथ उसने अपनी जिम्मेदारी पर नौकरानी की बेटी का दाखिला करवाया था। वह चाहती थी कि नंदिनी के लिए एक ट्यूटर रख ले, इसलिए उसने मुझे रख लिया था। उसकी फैमिली में उसका कोई अपना नहीं था। नौकरानी और उसकी बेटी उसका बहुत ख्याल रखती थी। नौकरानी की बेटी नंदिनी से उसका दिल लगा रहता था, लेकिन फिर भी वह ज्यादातर अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती थी। नौकरानी घर के कामों में व्यस्त रहती थी, लेकिन मधु को घर में रहते हुए भी अकेलापन महसूस होता था। मैं उसकी बातें पहले तो बड़े ध्यान से सुनता रहा, फिर मैंने उससे पूछा, आखिर ऐसी क्या बात है कि आपको इस तरह झूठ बोलना पड़ा? मेरे सवाल पर जैसे उसके शब्दों में सारी दुनिया की थकान उतर आई। वह बोली, दरअसल मैं एक गरीब परिवार की लड़की थी। मेरे पापा स्कूल में वॉचमैन थे और मम्मी एक बड़े बंगले में नौकरानी का काम करती थी। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए आसपास के लड़कों की नजर मुझ पर रहती थी। मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया लिखाया तो नहीं, बस हमेशा घर में ही दुनिया वालों से छुपा कर रखा। लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। फिर भी मैं अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती थी। मुझसे छोटी मेरी 2 बहनें थीं, जो न तो खास खूबसूरत थीं और न ही उनमें मेरी तरह नजाकत या अदा थी। इसलिए मम्मी ने उन पर कभी उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे ऊपर हमेशा खास नजर रखती थी। मुझे अपनी खूबसूरती का बहुत एहसास था। मैं तरह तरह के घरेलू नुस्खे आजमाती थी और जब खुद को शीशे में देखती तो देखती रह जाती। मैं दिन ब दिन और निखर रही थी और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। मेरी उम्र 20 साल की हो चुकी थी। मेरी मम्मी जिस बंगले में काम करती थी, वहाँ मालिक के बेटे की शादी हो रही थी। काम ज्यादा होने की वजह से मम्मी मुझे अपने साथ बंगले में ले गई। मुझे घर का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उस दिन मम्मी के कहने पर मैं चली गई। वहाँ पहुँचना जैसे मेरी किस्मत को बदल गया। इतना बड़ा बंगला और हर चीज इतनी खूबसूरत कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। रात को शादी के मौके पर वहाँ मेहमानों का जमावड़ा होने वाला था। सभी नौकर व्यस्त थे। मम्मी भी अपने काम में जुट गईं और मुझे भी साथ लगा लिया। रात को जब मेहमान आए तो हम ड्रिंक्स सर्व करने लगे। तभी एक लड़के की नजर मुझ पर पड़ी। उसने मुझे देखा और देखता ही रह गया। मेरी ट्रे से ड्रिंक का गिलास उठाते वक्त उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह मेरे चेहरे से नजर नहीं हटा पा रहा था। मैं बहुत घबरा गई और फौरन वहाँ से हट गई, लेकिन वह 2-3 बार मेरे पीछे पीछे आया। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। घबराहट में मैंने उसे अपना नाम नंदिनी बता दिया, लेकिन बाद में मुझे इस बात का बहुत पछतावा हुआ। मम्मी ने जब उसे मेरे पीछे आते देखा तो मुझे किचन में जाने को कहा। मैं खुद भी बहुत डर गई थी, इसलिए किचन में जाकर छुप गई, लेकिन वह लड़का बार बार मुझे ढूंढ रहा था। देर रात को हम माँ बेटी घर लौट आए। अगले दिन सुबह उस लड़के ने अपने माता पिता को हमारे घर भेज दिया, क्योंकि उसने हमारे बारे में सारी जानकारी निकाल ली थी। लेकिन मेरे घर वालों ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। मम्मी पापा ने साफ कह दिया, हम अपने से ऊंचे लोगों में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे। हमारी हैसियत कम है, इसलिए हम अपनी बेटियों की शादी अपने बराबर वालों में करेंगे। इनकार सुनकर उस लड़के का अहंकार आहत हुआ। उसने बिना कुछ सोचे समझे रात के अंधेरे में मुझे मेरे घर से अगवा करवा लिया। वह मुझे एक दूर के रिसोर्ट में ले गया। वहाँ उसने कई दिनों तक मेरे साथ बदसलूकी की। उसने मुझे वह रिसोर्ट रहने के लिए दे दिया। वहाँ मेरी देखभाल के लिए 2 नौकर रखे गए, जो घर का सारा काम करते और मुझ पर नजर भी रखते कि कहीं मैं भाग न जाऊँ। जब उसका मन करता वह वहाँ आता और मेरी इज्जत के साथ खेलकर चला जाता। एक दिन पता चला कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया। वह नशे में गाड़ी चला रहा था और मर गया। उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया था, न मेरे साथ शादी की, न मुझे कुंवारी छोड़ा। वह जब भी मुझसे मिलने आता, मेरे कमरे की अलमारी की तिजोरी में लाखों रुपए रखकर चला जाता और कहता, ये पैसे तुम्हारे इस्तेमाल के लिए हैं। मैं तुम्हें यहाँ रहते हुए किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए यहाँ से निकाल लेना और जो भी चाहिए
नौकरों से मंगवा लेना। मैं तो किस्मत की मारी थी। उसके घर आने के बाद मुझे लगता था जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे न पैसा चाहिए था न दौलत। मैं बस अपने माता पिता के पास वापस जाना चाहती थी। सारा दिन उस रिसोर्ट में अकेले रहती थी। मैंने उसके दिए पैसे कभी इस्तेमाल ही नहीं किए। इस तरह उसके पैसे से तिजोरी भर चुकी थी। एक दिन जब उसकी मृत्यु हुई तो वहाँ मौजूद नौकरों ने कहा, मालकिन, अब आप चाहें तो यहाँ से जा सकती हैं। साहब की मृत्यु हो चुकी है, अब हम आपकी पहरेदारी नहीं कर सकते। साहब ने मरने से पहले कहा था कि आपको जहाँ से लाए थे वहीं भेज दिया जाए। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने पहले मेरी जिंदगी तबाह की और अब जब वह खुद मर गया मुझे मेरे घर वालों के पास भेज रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे आजादी मिल गई। नौकर वहाँ से चले गए और मैं अकेली रह गई। मैंने तिजोरी के सारे पैसे एक बैग में भरे और अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी। उसकी मृत्यु पर मुझे सुकून मिला क्योंकि मैं उससे छूट गई थी। जब मैं अपने घर पहुंची तो देखा कि घर पर ताला लगा था। आसपास के लोगों से पता चला कि मेरे भाग जाने के बाद मेरे माता पिता की बहुत बदनामी हुई थी, इसलिए वे मोहल्ला छोड़कर चले गए। कोई नहीं जानता था कि वे अब कहाँ रहते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने माता पिता का पता लगाया। वे किसी दूसरे मोहल्ले में रह रहे थे। मैं उनके पास गई। जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो मेरी माँ ने मुझे देखते ही अंदर आने से मना कर दिया। वे बोली, तू यहाँ से चली जा, तेरी बहनों के रिश्ते बड़ी मुश्किल से तय हुए हैं। मैंने लड़के वालों को बताया कि हमारी बेटी मर चुकी है। पहले पुराने मोहल्ले में तेरी वजह से हमारी बहुत बदनामी हुई। लोगों को लगता है कि तू रात के अंधेरे में किसी लड़के के साथ भाग गई थी। मैंने माँ से कहा, माँ, आप तो सब जानती हैं, मैं भागी नहीं थी, मेरा अपहरण हुआ था। माँ बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि तेरी तरह तेरी बहनों की जिंदगी भी बर्बाद हो। अगर उनकी खुशहाल जिंदगी चाहती है तो यहाँ से चली जा। उनकी बात सुनकर मैं चुपचाप वहाँ से लौट आई। मेरे बैग में ढेर सारे पैसे थे। मैं उस रिसोर्ट में वापस नहीं जाना चाहती थी। फिर मैंने यह घर किराए पर ले लिया। यहाँ मैं अपनी पहचान छिपा कर रहने लगी। मैंने लोगों को बताया कि मैं एक विधवा हूँ। मैंने यह टैग इसलिए अपनाया क्योंकि आज का जमाना बहुत खराब है। मैंने एक नौकरानी मधु को काम पर रखा ताकि वह मेरा काम करे और मेरा मन भी लगा रहे, लेकिन घर के ज्यादा काम की वजह से वह ज्यादातर व्यस्त रहती थी। उसकी बेटी नंदिनी सारा दिन मेरे साथ घर में रहती थी ताकि लोग मेरी ओर गलत नजर न डालें। मैंने यह कह दिया कि नंदिनी मेरी बेटी है। नंदिनी की उम्र 12 साल थी, लेकिन गरीबी के कारण उसका स्कूल में दाखिला नहीं हो सका था। मेरे पास बहुत पैसे थे, इसलिए मैंने नंदिनी का स्कूल में दाखिला करवाया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पढ़ाई का सपना जो पूरा नहीं हुआ वैसा नंदिनी के साथ हो। उसे पढ़ने का शौक था, लेकिन उसकी माँ उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकती थी। मैं इस मासूम बच्ची को शिक्षा देना चाहती थी क्योंकि मुझे उसमें अपनी झलक दिखती थी। इतना सब होने के बावजूद मैं इस घर में किराए पर रहती हूँ। उस आदमी ने मरने से पहले वह रिसोर्ट मेरे नाम कर दिया था और उसके कागजात मुझे तिजोरी में मिले थे। वह रिसोर्ट बहुत खूबसूरत थी। मैं चाहूँ तो वहाँ जा सकती हूँ, मगर मुझे दौलत से मोहब्बत नहीं है। बस मुझे अकेलेपन से डर लगता है। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझसे प्यार करने वाला हो, मेरा ख्याल रखने वाला हो, मुझसे बातें करने वाला हो। यही वजह थी कि जब तुम मेरे घर आने लगे निकिता, मैंने तुमसे बातें शुरू कर दी। तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थीं। तुम पहली नजर में ही मुझे पसंद आ गए थे, इसलिए जितना तुम मेरे घर रुकते उतना ही मुझे अच्छा लगता था। शायद उस लड़के को भी मुझसे प्यार था, तभी तो उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन जो नुकसान वह मेरा कर चुका था उसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। मगर वह मरने से पहले मेरे लिए इतनी रकम छोड़ गया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकती हूँ। मेरे घर वाले चाहते तो मेरी उससे शादी भी करवा सकते थे। उनके इनकार ने उसे जिद्दी बना दिया और जिद में उसने गलत कदम उठा लिया था। अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद मधु फूट फूट कर रोने लगी थी। न जाने क्यों उसकी कहानी सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठा था। मैं अब कुछ भी सुनने या बोलने के काबिल नहीं रहा था, इसलिए मैं खामोशी से वहाँ से निकल आया। मगर सारा रास्ता उसकी बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। मुझे यकीन नहीं हुआ था कि वह अंदर से इतनी दुखी होगी। जब मैंने पहली बार मधु को देखा था तो उसके चेहरे की ताजगी और आंखों की मस्ती ने मुझे अपना दीवाना कर लिया था।
मुझे नहीं पता था कि उसकी आत्मा तक जख्मी हो चुकी थी। कुछ दिन तक मैं इसी सोच विचार में डूबा रहा और मधु के घर उसकी नौकरानी की बेटी को ट्यूशन पढ़ाने भी नहीं गया। मेरी मम्मी, जो आजकल मेरे लिए रिश्ते देख रही थी, एक दिन मैं उन्हें बहाने से मधु के घर मिलवाने ले गया। मधु ने मेरी मम्मी का बहुत अच्छे से स्वागत किया। उसे खुशी हुई कि मैं अपनी मम्मी को उसके घर लेकर गया था, मगर वह मुझसे नाराज थी कि मैंने अब उसके घर आना जाना क्यों बंद कर दिया था। जब मैं मम्मी को लेकर पहुंचा तो उसकी सारी नाराजगी दूर हो गई। मेरी मम्मी को भी मधु अच्छी लगी थी। मैंने मम्मी को मधु के बारे में कुछ नहीं बताया था, न ही यह कि वह विधवा है, लेकिन मम्मी को उसका अकेलापन हजम नहीं हो रहा था। उन्होंने इसी बात को तूल दिया, जबकि मैंने बताया कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए वह अकेली रहती है। अगर उसका कोई भाई बहन नहीं है और रिश्तेदार उसे रखने को तैयार नहीं है, तो फिर वह बेचारी क्या करे। मेरी बात सुनकर मम्मी गहरी सोच में चली गई। मुझे पता था कि मम्मी के लिए यह बात मुश्किल होगी, क्योंकि मधु मुझसे 4 साल बड़ी थी और मम्मी को बड़ी उम्र की औरत का साथ बिल्कुल गवारा नहीं था। फिर भी कुछ दिनों बाद मम्मी ने मेरी ख्वाहिश और मर्जी देखते हुए इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उस दिन मैं बहुत खुश हुआ। जब मैंने मधु को यह बताया तो वह भी बहुत खुश हुई, क्योंकि वह भी मुझसे शादी करना चाहती थी। मैंने मधु से शादी कर ली और उसे विदा करके अपने घर ले आया। हमारी शादी को अब काफी समय हो गया है और हम दोनों अब एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। मैं आज भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। नंदिनी को अब मैं अपनी जिम्मेदारी पर मुफ्त ट्यूशन देता हूँ। इस बात को कई साल बीत चुके हैं और नंदिनी भी अब जवान हो गई है। हम दोनों पति पत्नी के पास 2 बच्चे हैं। मधु के माता पिता ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन अगर वे मधु की शादी उस लड़के के साथ कर देते तो शायद आज मधु मेरी पत्नी न होती। यह सब किस्मत का खेल है। जिसे ऊपर वाले ने हमारे भाग्य में लिखा है वही हमें मिलता है। किस्मत से बढ़कर इंसान कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हमें ईश्वर की मर्जी के सामने सिर झुका देना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।